हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल का। और मैंने कल आप लोगों को बताया था हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का समय था तो वो था देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। और देखिए, आर्य जो थे वो आज से लगभग 3500 साल पहले आए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। और इसके बाद का पॉइंट हमारा आता है, देखिए मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। और देखिए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। और इसके बाद का हमारा पॉइंट आता है, देखिए आर्यों का समाज जो था वो कैसा था, तो वो था पितृसत्तात्मक समाज। और फिर हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, देखिए ऋग्वेद काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। और देखिए, जीवन भर विवाह न करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। और देखिए, ऋग्वेद में 36 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 36 देवताओं का। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो भी मिलता है ऋग्वेद में। और देखिए, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करने वाले देवता कौन से थे? तो वो थे अग्नि देवता। और ये देखिए दिए गए हैं वेद, यानी कि चारों वेदों के नाम दिए गए हैं और ये उनके उपवेद दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला हमारा वेद आता है ऋग्वेद। तो देखिए, ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। फिर आता है सामवेद, तो सामवेद का उपवेद होता है गंधर्व वेद। इसके बाद आता है यजुर्वेद, इसका होता है धनुर्वेद। और फिर आता है अथर्ववेद, इसका होता है हमारा शिल्पवेद। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ए यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये सब मैं आप लोगों को लास्ट में, यानी कि वन लाइनर जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था उसमें मैंने आप सभी को ये सब बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी वाला, यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है लास्ट वाला, डी वाला, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में, यानी कि ये वाला कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड्स, जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए, वैदिक काल के लोगों का तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि श्रमण। ठीक है, श्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो शायद सबको ही पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद।
अब देखिए कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन से 3 वेद जो हैं त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा दिया गया है, देखिए भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता है हमारे मनु। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, तो देखिए ध्यान से इसको, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है, देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। क्या होता है, गोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 होती है। ये तो शायद सबको ही पता होगा कि पुराणों की संख्या 18 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था। तो फ्रेंड्स वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था वो किसकी उपासना करना था, प्रकृति की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इंद्र के लिए जो है वो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब फिर से देखिए क्वेश्चन आया है शुल्व सूत्र को लेकर के। तो शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्व सूत्र जो है वो ये हमारी संबंधित है ज्यामिति से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय कहां से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है उपनिषद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है, आर्य भारत में क्योंकि आर्य जो थे भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहां पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया गया है पंजाब में, तो यही हमारा सही हो जाता है। अब देखिए सूची 1 सूची 2 फिर से दी गई है। तो सूची 1 में दिए गए हैं वेद और सूची 2 में दिए गए हैं यज्ञकर्ता। तो इसमें देखिए वेद दिए गए हैं, चारों वेदों के नाम हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं, यानी कि ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि ये देखिए ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इसी के सामने इसके आंसर दिए गए हैं, यानी कि ऋग्वेद का होता या होत्र और फिर यजुर्वेद का अर्ध्रु। उसके बाद दिया है सामवेद का हो जाएगा उद्गाता या फिर उद्गात्र और अथर्ववेद का हो जाएगा ब्रह्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का आता है, देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है, देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक या कणदी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ठीक है, कौन है, जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए क्योंकि इस बार कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दिया गया है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि बादरायण। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बादरायण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है, देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, याद रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम क्या कह सकते हैं? दाशराज युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 33। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण युग से। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व तो इसलिए है क्योंकि, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि एशिया माइनर स्थिति जो बोगाज कोई का महत्व है उसमें क्या क्या अभिलेख मिलता है? उसमें अभिलेख मिलता है 4 वैदिक देवताओं का, यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसके बाद क्वेश्चन आता है 36 नंबर का। तो इसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो फ्रेंड्स देखिए गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स निष्क जो थे वो स्वर्ण आभूषण से जाने जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें दिया गया है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? वो हैं दर्शन पर आधारित। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी देखिए दी गई है सूची 1 सूची 2। इसको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें भी देखिए चारों वेद दिए गए हैं और इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। तो देखिए ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। फिर हमारा दिया गया है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद और उसके बाद दिया है सामवेद। सामवेद में तो हम लोगों सामवेद जो है वो क्या है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा संगीतमय स्रोत। इसके बाद दिया है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में होता है जादू टोना। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अब ये हमारा बचा यजुर्वेद। तो इसका हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। इसके बाद दिया गया है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि सामवेद। ठीक है, सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो देखिए, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, इसमें हमारा कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 51 जो आया है, इसमें भी हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ ये दिए गए हैं चारों वेद, ठीक है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और इसके बाद इसी से संबंधित ये जो दिया गया है, इसको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि ए का हो जाएगा 3 वाला, यानी अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। उसके बाद बी में चला जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि ऋग्वेद में जो है वो है ईश्वर महिमा। उसके बाद फिर दिया गया है, देखिए, यजुर्वेद, तो सी का हो जाएगा 2, यानी कि बलिदान विधि, और सामवेद का हो जाएगा संगीत। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं हम लोग। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है? चिकित्सा से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, वैदिक युगीन सभा। तो देखिए, वैदिक युगीन सभा जो थी वो कैसी थी? मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो शायद सबको ही पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये हमारा है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। तो 57 क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि सांख्य। ठीक है, सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये हुई है वैदिक युग में। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वो है लोहार या फिर लोहारगिरी। अब ये हमारी आ गई है, सूची फिर से दी गई है, यानी कि सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है? इसमें एक तरफ दिए गए हैं वेद और दूसरी तरफ दिए गए हैं उपवेद, यानी कि किस वेद का कौन सा उपवेद है वो हमको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि सभी के उपवेद जो हैं उसी के सामने दिए गए हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो इसमें देखिए दिया गया है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो देखिए, कौन से मंडल को गोत्र मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद दिया गया है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये हमारा हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, जादू टोना, ये सब चीजें चलती हैं अथर्ववेद में। अब क्वेश्चन हमारा आता है 63। तो देखिए, आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है, किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। अब देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 65 क्वेश्चन दिया गया है, आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो दोनों में ही लिखा गया है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी कि सभा और समिति
जो थी वो किसकी दो पुत्रियां थी? प्रजापति की। ये उल्लेख किस विधि में, यानी कि ये उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा, ये ऑप्शन नंबर हो जाता है डी वाला, यानी कि अथर्ववेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है। देखिए, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनते चलिए। उनके ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं और मैं आपको सही ऑप्शन इनमें से बता रही हूँ, वो आप लोग देखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 आया, ये आता है हमारा। देखिए, अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। तो ये अनुलोम विवाह होता है। और इसी का अपोजिट हमारा आता है, देखिए, प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, तो वो हो जाता था, नहीं, ये जो प्रतिलोम विवाह है तो इसमें इसका उल्टा होता था। तो क्या होता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो वो होता था प्रतिलोम विवाह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसको कहा जाता था यव? तो यव कहा जाता था जौ को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द प्रयोग हुआ है चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए, अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का क्या अर्थ होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अब देखिए फिर से ये हमारी आ गई सूची, यानी कि सुमेलित करने के लिए शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि उसके आंसर उसी के सामने दिए गए हैं। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद का है छंद शास्त्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है। देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो हो जाएगी मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है। देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है प्राचीनतम पुराण है, यानी कि सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आता है हमारा। देखिए, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो वो है इंद्र देवता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो बताइए किस वेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है। देखिए, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है मैत्रायणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फिर से देखिए सूची आ गई है सुमेलित करने के लिए। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ये जो दिया गया है सूची सुमेलित करने के लिए, इसी के सामने इसके आंसर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। उसके बाद दिया है अश्वमेध यज्ञ, तो इसके सामने दिया है
ये जो दिया गया है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ में दिया है। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ में दिया गया है। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ। इसके बाद देखिए फिर से सूची सुमेलित करने के लिए आ गई है। पुरुषनी, शतुद्र, अस्किनी, विपाशा। तो इसमें ये एक तरफ दिए गए हैं ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और ये आधुनिक नाम है, ठीक है, नदियों के ये नाम दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि उसी के सामने उसका आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो नदी है, इस नदी का नाम दिया गया है पुरुषनी और इसका आधुनिक नाम हो गया है रावी नदी। इसके बाद दिया है शतुद्री, तो शतुद्री का आधुनिक नाम हो गया है सतलज। फिर दिया है अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम हो गया है चिनाब और विपाशा का व्यास नदी आधुनिक नाम हो गया है। अब देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कार तो 16 होते हैं, ये तो शायद सभी को पता होगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, 16। इसके बाद क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के लिए, देखिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि ब्रह्म विवाह जो होता था वो कैसे होता था, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह होता था पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। फिर आता है आर्ष विवाह, तो आर्ष विवाह कैसा होता था, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और फिर आता है प्रजापत्य विवाह, तो फ्रेंड्स देखिए प्रजापत्य विवाह जो था वो बिना दहेज का विवाह। इस तरीके से ये सूची हमारी सुमेलित हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 आता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण, यानी कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण होते हैं। लेकिन इन तीनों ऋण में शामिल कौन सा नहीं है, तो इन तीनों ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। फिर देखिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। फिर देखिए हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, यानी कि भगवानपुर। इसके बाद देखिए दिया गया है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। इसके बाद आता है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो ये कहा गया है वरुण देवता को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वो थे वरुण देवता, ठीक है, जल या समुद्र का देवता भी वरुण देवता को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 101, तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के लिए किसे उपक्रम कहा गया है, तो वो कहा गया है विष्णु को। इसके बाद देखिए फिर से आ गई है सूची सुमेलित करने के लिए, पूषण, रुद्र, धौस, धौ, अदिति। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि उसी के सामने उसके राइट आंसर्स दिए गए हैं। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस जगत के देवता, अदिति देवों की महान माता। इसके बाद देखिए दिया गया है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति, तो वो है समाज व्यवस्था से। इसके बाद दिया गया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अब देखिए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से। इसके बाद देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यानी कि लोहे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता था और लोहे के उपयोग से वो लोग परिचित नहीं थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 आता है, देखिए ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी कि कोभा या फिर क्रमू।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, यानी एक और दो दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप लोग इनको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, देखिए आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वो लिया था बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करनी है, तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। वैदिक नदियां दी गई हैं, आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो देखिए कुभा, फिर दी है पुरुषनी, फिर सदानीरा, फिर शतुद्री। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी कि उसी के सामने उसके आंसर सही दिए गए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कुभा का गंडक, पुरुषनी का काबुल, सदानीरा का रावी और शतुद्री का सतलज। अब हमारा तो ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 110 12, तो इसमें ये जो दिया गया है सूची 1 सूची 2, ठीक है, वैदिक नदियां आधुनिक नाम, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि ए का हो जाएगा 2 वाला, यानी कि कुभा जो है वो कौन सी नदी है? कुभा है हमारी काबुल नदी। फिर बी का हो जाएगा 3 वाला, यानी कि पुरुषनी जो है वो है हमारी रावी नदी। और डी का हो जाएगा 4 वाला, यानी कि सतलज नदी। और इसके बाद बचती है हमारी सी वाली, यानी कि ये जो नदी दी गई है सदा नीरा, ये हो जाएगी गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। उसके बाद दिया गया है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः। तो देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कैसा था? सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महर्षि कणाद को। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा, तो देख लेते हैं इसको बहुत ध्यान से। तो इसमें हमारा दिया गया है, देखिए शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऋषि गौतम रहुगढ़। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 114 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच से स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। थैंक यू।